वीडियो के टाइटल और थंबनेल से तो आपको ऑलमोस्ट पता चल ही चुका है कि ये वीडियो मेरा जूलॉजिकल एक्सकर्शन को लेकर एक वीडियो है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पर ये आती है कि ये जूलॉजी क्या चीज़ है और एक्सकर्शन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें हैं शायद आपको पता है, लेकिन मेरे कई सारे छोटे भाई और बहन भी हैं जो कि मेरे वीडियोज़ देखते हैं। वो छोटे क्लास में पढ़ते हैं, इसलिए उन्हें ये सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं है। इसलिए मैं उन्हीं के लिए थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँगा, ज़्यादा नहीं। तो देखो, कॉलेज के अंदर हम जो साइंस पढ़ते हैं इसे हम मोटा मोटा दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक है फिजिकल साइंस और दूसरा है बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस के अंदर सब्जेक्ट्स जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, और उसी तरीके से बायोलॉजिकल साइंस के अंदर जूलॉजी, बॉटनी और ह्यूमन फिजियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। उन्हीं में से जूलॉजी जो है वो पर्टिकुलरली एनिमल साइंस को लेकर ज़्यादा डील करते हैं, उसी तरीके से बॉटनी प्लांट्स को लेके, और ह्यूमन फिजियोलॉजी शायद नाम से ही पता चल रहा है ह्यूमन को लेकर ज़्यादा डील करता है। तो भले ही ये तीनों सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, लेकिन ये तीनों सब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कुछ टॉपिक्स की बात करूं जैसे कि इम्यूनोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि तीनों में बहुत कॉमन है। तो इसका मतलब ये है कि भले ये तीनों सब्जेक्ट्स अलग अलग हो, लेकिन ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और ये टॉपिक्स आपको इन तीनों सब्जेक्ट्स में पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर मैं अभी अपने आप को जूलॉजी का स्टूडेंट बताता हूँ तो ये गलत तो नहीं है, लेकिन मैं अगर अपने आप को अभी लाइफ साइंस का स्टूडेंट बताता हूँ तो ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट माना जाएगा। वैसे भी ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सोसाइटी के मुताबिक तो सोसाइटी में सिर्फ दो ही प्रोफेशंस एग्जिस्ट करते हैं, एक है डॉक्टर और दूसरा है इंजीनियर, और बाकी सब लोग तो यहाँ पर चलो ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है कॉलेज कैंपस से सुबह 9 बजे से। Chowdy. तो सुबह 10 बजे हम कॉलेज से निकल पड़ते हैं एंड बस में बैठने के बाद मैं बस यही सोच रहा था कि आज का दिन क्या करूंगा या कि नहीं, और मैं बस भगवान से इतना ही प्रार्थना कर रहा था कि सफ़र चाहे जैसा भी हो लेकिन खाना अच्छा मिल जाए, क्योंकि पिछले वाले एक्सकर्शन में खाने का एक्सपीरियंस कुछ ठीक नहीं था। बस में बैठा 5 मिनट भी नहीं हुआ और मेरे दोस्त लोगों का जंपिंग जपांग शुरू हो जाता है। यार, इन लोगों का डांस देख के तो मुझे डर लग गया, कहीं ये लोग मेरा जबड़ा ना तोड़ दे, इसलिए मैं थोड़ा सा दूर बैठा था। ये लोग तो ऐसे डांस कर रहे थे कि मानो उनके साथ साथ पूरा बस भी डांस कर रहा था। कुछ भी बोलो यार, बहुत मजा आया। और यहाँ पर तो भाई का ससुराल के आ गया यार, लोगों ने तो उसका पूरा मजाक बना दिया। एक जगह था जहाँ पर मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे दोस्त लोग अभी शांत बैठ जाएंगे और अभी कुछ गाना वाना नहीं कर, लेकिन मैं गलत था। मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, इसलिए इन लोगों ने भजन गाना शुरू कर दिया।
এসছি, ওনার সঙ্গে আমরা কমিউনিকেট করেছিলাম। আপনি আসবেন, ওনার নাম, তোমরা এটা নামগুলো নোট করে রাখবে, হ্যাঁ? ওনার নাম হচ্ছে তপা। উনি, আমরা তো কিছুই জানি না, উনি আমাদেরকে এক্সপ্লেন করবে যে এখানে কিভাবে ফিশ কালচার করা হচ্ছে, কি কি ফিশ কালচার করা হচ্ছে, সেগুলো তোমরা নোট রাখবে। কম্পোজিট ফিশ কালচার করছে, কিভাবে করছে, যদিও ব্রিডিং দেখাতে পারবে না কারণ এটা ব্রিডিং সিজন নয়, কিন্তু বাদ বাকি ডিটেলস আর তোমাদের যদি কোনো কোশ্চেন থেকে থাকে তোমরা জানবে। ওনার সঙ্গে স্বপন দাস, ওনার নাম স্বপন দাস, ফিশারি অফিসে ছিলেন। আচ্ছা, উনি রিটায়ার্ড, উনি ফিশারি অফিসে ছিলেন এতদিন, আমাদের যে ত্রিপুরা সরকারের ফিশারি অফিস। তো ওনারা আমাদেরকে तो यहाँ पर आने के बाद एक व्यक्ति होते हैं जो कि हमारे सामने खड़े होके कुछ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो हमें ये एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि यहाँ पर फिश के हैक्स को किस तरीके से हैच किया जाता है, इसीलिए तो इसका नाम हैचरी है। फर्क सब इतना है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे पास में बैठा ये ब्रिलियंट कुछ लिख रहा है। बट क्या लिख रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर जो भी हो यार, ये इतना दूर से सुन के लिख कैसे रहा है? मुझे तो वैसे ही कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बाकी सब लोग कुछ ना कुछ लिख रहे थे या सुन रहे थे, मैं तो साइड में बैठ के बस फोटो एडिट कर रहा था। ওভারটাইপ, ওভারসিজ এগুলা সবজি সিনথেটিক হরমোন এটি একবার ডোজ করা হয় মাছকে। আচ্ছা, মেল এবং ফিমেল উভয় মাছকে শুধু একবারে ইনজেক্ট করা হয়। এটা হচ্ছে লিকুইড, এটা একদম গোলা, এটি মানে আর কোনো কিছু করার লাগে না, এইভাবে ইউজ করতে মানে ডোজেজ একবারই একবার। এই যে এটি হচ্ছে আমরা গ্ল্যান্ডগুলো নেই, পিটুইটারি গ্ল্যান্ডগুলোনের জন্য আমরা এটি ইউজ করি। আচ্ছা, এই যে এটি দিয়েও আমরা, এটি হচ্ছে মেন ব্যাপারটা। পিটুইটারি গ্ল্যান্ডটা যে কালেক্ট করেন ওটা কিভাবে করেন? আমরা পিটুইটারি গ্ল্যান্ড কালেক্ট করি না, আমরা সরাসরি কলকাতা থেকে নিয়ে আসি, নতুবা আগরতলা পাওয়া যায়, আগরতলা থেকে নিয়ে আসি। মানে এর সঙ্গে মিক্সড কইরা তারপর হ্যাঁ, ইনজেক্ট করে এক্সট্রাক্ট। আর উনি যে বলছিলেন উনি শুক্রাণু একটা পুরুষ মাছ থেকে নেয়, নিয়ে তারপর এটা এটাকে হচ্ছে স্টেপিং পদ্ধতিতে করলে এটা দিব। আর আমরা যেটা করি, আমরা হচ্ছে কার্প জাতীয় মাছ। কার্প জাতীয় মাছ বলতে আমরা রুই, কাতল, মৃগেল, বাটাপুটি এগুলো করি। আর ক্যাটফিশ যেটি, এটি হচ্ছে যেইগুলো মাছের আঁশ থাকে না, যেমন শিং, মাগুর, এরপর পাবদা, ওই মাছগুলাকে মানে ক্যাট জাতীয় বলা হয়। ওই মাছগুলা মানে বেশিরভাগ ওই স্টেপিং পদ্ধতিতে নিতে লাগে। ইনজেকশনটা দেওয়া হয় যেটা কোন জায়গায় দেওয়া হয়? মেরুদণ্ডের মানে একটু সাইডে দিতে হইলে ভালো, আর নতুবা কানকান ডর্সাল সাইড মানে উপরের দিকটা নাকি পেটের দিকটা? পৃষ্ঠীয় দিকে না, পৃষ্ঠীয় দিক এবং 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে দিলে সবচেয়ে ভালো। तो यहाँ पर हमारे अंकल जी हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि फिश के अंदर से ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। साइंस की भाषा में इसी टेक्निक को हाइपोफाइजेशन कहा जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि भाई ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? तो देखो यार, पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसे हार्मोन सीक्रेट करता है जो कि फिश के अंदर ओव्यूलेशन और स्पर्म रिलीज को कंट्रोल करता है। हाइपोफाइजेशन एक ऐसा टेक्निक होता है जिससे कि फिश के अंदर रिप्रोडक्शन और एग लेइंग जो होता है इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स कलेक्टेड किए गए थे उनमें से एक एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है और उसी एक्सट्रैक्ट को दूसरे फिशेस के अंदर इंजेक्ट किया, जिसकी वजह से होता यह है कि उसी फिश के अंदर ये एक्सट्रैक्ट ब्रेन पिट्यूटरी लाइन को क्रॉस करता है और डायरेक्टली जाके ओवरी और टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से फिश ब्लड के अंदर गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स जैसे कि सेक्स हार्मोन्स वो इंक्रीज हो जाता है और इसके बाद फिश एक दूसरे के साथ और ज्यादा मात्रा में एग्स ले करने लगते हैं। একবারই হয়ে যাবে। পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের এক্সট্রাক্টটা দিতে চাইলে মানে পিটুইটারি গ্ল্যান্ড থেকে যে হরমোনটা বেরোয় সেটাই তো দেয় শুধু। আচ্ছা, একটু কোনটা আবার ডাস্টিং করা থাকে গ্ল্যান্ডটায়, পিটুইটারি গ্ল্যান্ডটারই ডাস্ট করা থাকে। আবার যেমন কোটি মাছ জাপানি কোটি যেটা, এটা কিন্তু আবার এক ডোজ। এবার যেটা এরা খালি কাতলা রুই থেকে দুইবার করে জাপানি না, জাপানি ক্ষেত্রে সাইজ দুটোই একবার। तो इसके बाद अंकल हमें ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से ये सिंथेटिक हार्मोन्स काम करते हैं। तो अंकल जी हमें एक्सप्लेन करते हैं कि ये लोग फिश के अंदर 0.5 ml पर kg वेट ऑफ द फिश के हिसाब से ये सिंथेटिक हार्मोन्स को इंजेक्ट करते हैं। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, मैंने बस आपको अप्रोक्सीमेटली बताया।
तो ये जो सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं ये डायरेक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और उसके अंदर जो स्टोर्ड गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स है उसको ज्यादा मात्रा में रिलीज करवा देता है। साथ ही साथ ये सिंथेटिक हार्मोन्स और एक हार्मोन के ऊपर काम करता है जिसका नाम है डोपामिन। तो बेसिकली डोपामिन हार्मोन करता क्या है कि गोनाडोट्रोपिन हार्मोन सिक्रेशन को इनहिबिट कर देता है, यानी कि रोक देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो सिंथेटिक हार्मोन्स है फिश के अंदर जाके गोनाडोट्रोपिन हार्मोन सिक्रेशन को इंक्रीज कर देता है और डोपामिन सिक्रेशन को कम कर देता है, यानी कि रोक भी देता है कभी कभार। इसके बाद हमने हमारी अंकल जी को रिक्वेस्ट किया, यार कुछ अंडे वंडे दिखाओ जी, कुछ फिश के लार्वे वार्वे दिखाओ, हम भी तो देखना चाहते हैं कि देखने में कैसा होता है। हमारे एक्सकर्शन पॉइंट से नीर महल उतना ज़्यादा दूर नहीं है, तो हमने सोचा कि जाते जाते इसको भी विजिट कर लेते हैं। अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है। तो नीर महल पहुंचने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि नीर महल कहाँ पर है, क्या है, उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री आपको बताऊंगा। पहले पहुंच लेते हैं नीर महल। तो नीरमहल पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट 3 बज ही जाती है एंड मुझे ना बाद में रियलाइज़ होता है कि मैं कितना लकी हूँ कि मैं बोट के एकदम पिछले हिस्से में बैठा हूँ और जो व्यू आ रही थी ना, कमाल की व्यू थी, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। शायद नीरमहल के गेट में जाने के बाद आपको टिकट बुक करना पड़ सकता है। मुझे ठीक से याद नहीं कि मैम लोगों ने यहाँ पर टिकट्स बुक किया था कि नहीं। आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि नीर महल भारत के अंदर मौजूद सबसे बड़ा वाटर पैलेस है। इस वाटर पैलेस को बनाया गया है महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर के द्वारा इन द ईयर ऑफ 1930। इस वाटर पैलेस को डिजाइन किया गया है मार्टिन और बर्न्स के द्वारा। ये दोनों सेम आर्किटेक्ट है जिन्होंने कोलकाता के अंदर मौजूद विक्टोरिया मेमोरियल को डिजाइन किया था। रेनोवेशन से पहले नीर महल देखने में कुछ ऐसा था। इस वाटर पैलेस के अंदर कुल मिलाकर 24 रूम्स हैं एंड ये बहुत हिंदू और मुगल आर्किटेक्चर का मिश्रण है। मुझे पहले ऐसा लगता था कि सिर्फ लड़कियां ज्यादा फोटो खींचती है, लेकिन जब मैं नीर महल में आया और जब मैंने देखा कि लड़के किस तरीके से फोटो खींच रहे, भाई साहब मेरा तो पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। भाई साहब इनके अंदर तो कुछ लोग रील्स भी बना रहे थे। अच्छा है। इसके बाद हम लोग कुछ पानी के बॉटल्स खरीदते हैं, पानी वानी पीते हैं, क्योंकि सारे पानी के बॉटल्स हम बस में ही छोड़ के आ गए थे, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी प्यास बुझा लेते हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि अभी हम लोग खाने चलेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 3:30 बज चुका था और बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो इसलिए यहाँ से निकलने के बाद हम सीधा खाने चलेंगे एक होटल के अंदर।
तो इसके बाद हम पहुंच जाते हैं मेलाघर के एक होटल के अंदर खाना खाने। एंड खाना खाने के बाद मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि यह का खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। और जो मैंने भगवान से प्रार्थना की थी सफ़र की शुरुआत में कि बस खाना अच्छा मिल जाए, तो यहाँ पर खाना सच में बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। एंड मेरा कोई भी कंप्लेंट नहीं है इस खाने को लेके, परफेक्ट खाना था। तो एज यूजुअल जाते समय भी मेरे दोस्त लोगों का जंपिंग जपांग शुरू हो जाती है। एंड इस बार 3 लोगों ने लाइट भी ऑफ कर दिया। क्या बढ़िया बात है। मैं बहुत ही थक चुका था दोस्तों, इसलिए मैंने डांस वांस नहीं किया। मैंने ये सोचा कि यार थोड़ी सी बैठ के रेस्ट कर लेते, बाद में जो करना है वो करेंगे। तो कम से कम 7:30 बज ही जाते हैं कॉलेज पहुँचते पहुँचते। एंड यहाँ पर ही हमारी सफ़र ख़त्म होती है। एंड लेट मी टेल यू ऑनेस्टली दोस्तों, बहुत ही अच्छा सफ़र था, बहुत ही मज़ा आया, बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला, और ये दिन हमेशा मुझे याद रहेगा। तो ये मेरी YouTube चैनल का 100 वीडियो है। एंड सच बताऊं दोस्तों, मुझे ना बहुत हैरानी होती है ये सोचकर कि 4 साल लग गए मुझे ये 100 वीडियोस अपलोड करने में। लेकिन चाहे कुछ भी हो यार, मैंने ना बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है। मुझे वीडियो एडिटिंग और इस सोशल मीडिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि 4 साल इस फील्ड के साथ जुड़े होने के कारण मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैंने ये 4 साल सिर्फ यूं ही गंवा दिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे जो ये 400 के ऊपर ये परिवार है ये और भी बड़ा हो और मैं और लोगों के साथ अपनी मन की बातें रख सकूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है यार लोगों के साथ इस तरीके से कम्युनिकेट करना है। ये भी कितनी अनोखी चीज़ें हैं ना। तो यस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल। तो आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहो, मस्त रहो दोस्तों। बाय बाय।